अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने मींस कल जो है वो मैंने आपको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के कुछ नोट्स जो है वो शेयर किए थे और एक लेक्चर शेयर किया था जिसमें हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था और डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट पढ़ा था। तो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्या है वो हमने कल देखा था कि इट इज द रेशियो ऑफ द concentration of the solute in organic solvent to that of the concentration of solute in aqueous solvent ना एक्वस फेस। तो आज हम उससे ऑनवर्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो जो है वो पढ़ने लगे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो की जरूरत क्यों पड़ती है कि जब हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट को देखते हैं तो कुछ हमारे पास सोल्यूट ऐसे होते हैं जो कि एक्वस फेज में आयनाइज हो जाते हैं। जब एक्वस फेज में आयनाइज हो जाते हैं तो वो आयनिक फॉर्म जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक फेज के अंदर ट्रांसफर नहीं होती ना। तो ये उसकी लिमिटेशंस है। तो फिर हम क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो को लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या है कि कैपिटल डी से हम इसको डिनोट करते हैं टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट है इन ऑर्गेनिक फेज relative to the total concentration of solute in aqueous phase. It is widely used in analytical chemistry and separation processes because solute may exist in different chemical forms. मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि आयनिक फॉर्म में हो सकता है, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो सकती है, डाइमराइजेशन हो सकती है, या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स अगर हैं तो फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट जो है वो इट इज इनफ फॉर द एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी। तो डिस्ट्रीब्यूशन रेशो की पर्टिकुलर डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है कि it is the ratio of the total concentration of solute in organic phase to that of the total concentration of solute in aqueous phase. This includes all chemical forms of solute. Means ionic form है तो वो भी आएगी, complex formation है वो भी आएगी, dimerization है वो भी आएगी। In each phase, as solute में ionize, form complexes, associate mean dimers बन जाते हैं, या फिर क्या है कि ये dissociate हो जाता है, means obviously वही ionization है। एग्जाम्पल्स क्या है डिस्ट्रीब्यूशन रेशो की? तो कंसिडर अ वीक एसिड, मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल शेयर की है बेंजोइक एसिड की कि बेंजोइक एसिड है, इसकी हम एक्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं इन एक्वस सोल्यूशन, ये आयनाइज हो जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि भाई ये जल्दी आया करें। अब देखें ये लेट एंट्री हो रही है लोगों की, तो ये फेयर नहीं है। खैर, बेंजोइक एसिड आयनाइजेज इन वाटर एस हाइड्रो आइन है प्लस बेंजोएट आइन है। ओनली न्यूट्रल बेंजोइक एसिड इज एक्सट्रैक्टेड इनटू द ऑर्गेनिक फेज। ऑर्गेनिक फेज के अंदर मैंने बोला था कि मोलेकुलर फॉर्म जो है वो जस्ट एक्सट्रैक्ट होगी, आयनिक फॉर्म जब एक्सट्रैक्ट नहीं होती। तो डिस्ट्रीब्यूशन रेशो इसकी क्या होगी कि इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन ऑर्गेनिक फेज। अभी मैंने पिछले पेज के ऊपर आप लोगों को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन रेशो की डेफिनेशन दी थी कि इट इज द रेशो ऑफ द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन ऑर्गेनिक लेयर टू दैट ऑफ द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन एक्वस लेयर। तो एक्वस लेयर में ऑब्वियसली वो आयनाइज हो गया है, तो आयनिक फॉर्म भी आएगी और आयनिक फॉर्म भी आएगी, दोनों आएंगी। सो डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन एक्वस लेयर प्लस कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोएट आयन इन एक्वस लेयर, बिकॉज एक्वस फेज कंटेन बोथ डिसोसिएटेड एंड अनडिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ बेंजोइक एसिड। यानी एच बी जी क्या है, ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म है, और बीजी नेगेटिव क्या है, दिस इज द डिसोसिएटेड फॉर्म, मीन आयनिक फॉर्म है। द डिनोमिनेटर इंक्लूड बोथ स्पीशीज, तो हम दोनों स्पीशीज जो है उसको डिनोमिनेटर के अंदर इंक्लूड करते हैं। वी कैन डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन के डी एंड डी। के डी डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट है, डी डिस्ट्रीब्यूशन रेशो है, तो इस चीज को आप लोगों ने भूलना नहीं है, इसको माइंड में रखना है कि के डी जो है वो क्या है, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट एंड डी कैपिटल इज द डिस्ट्रीब्यूशन रेशो। सो बेंजोइक एसिड विच पार्शली आयनाइजेज इन वाटर एंड इज गिवन के ए एफ। बेंजोइक एसिड है यू नो कि एसिड की आयनाइजेशन कांस्टेंट जो है वो के ए से हम डिनोट करते हैं। सो के क्या है, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ डिसोसिएटेड फॉर्म डिवाइड बाय अनडिसोसिएटेड फॉर्म ना।
तो के ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एच आइन इन एक्वस फेस मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन बेंजोएट आइन इन एक्वस फेस डिवाइड बाय अनडिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ बेंजोइक एसिड इन एक्वस फेस। हेंस इसको हम रीअरेंज करें तो इसको इस तरह से भी लिख लेते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोएट आइन इन एक्वस फेस इज इक्वल टू के ए इंटू एच बी जी, यानी अनडिसोसिएटेड फॉर्म इन एक्वस फेस डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एच आई। तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बता भी दीजिएगा। ये एक्चुअली इसको इसी को हम जो है अ, ये आपके पास है ये इक्वेशन, और इसी को हमने रीअरेंज किया है। तो कंसंट्रेशन बेंजोएट आइन ये हमने निकाली है। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोएट आइन इन एक्वस फेस इज इक्वल टू के ए मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड बेंजोइक एसिड इन एक्वस फेस डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रो आइन इन एक्वस फेस। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के डी इज गिवन एज, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है वो किस तरह से होगा। ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट जो हमने कल पढ़ा था वो क्या है कि इट इज द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन ऑर्गेनिक फेज टू दैट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन एक्वस फेज। ए भी लिख लेते हैं, ए क्यू भी लिख लेते हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। एक्वस फेज और ऑर्गेनिक फेज को ओ आर जी से भी लिख लेते हैं, अकेले ओ से भी लिख लेते हैं। ठीक हो गया, सब स्क्रिप्ट में आ जाएगा ना ये। सो के डी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड ऑर्गेनिक फेस डिवाइड बाई कंसंट्रेशन बेंजोइक एसिड इन एक्वस फेस। अगर हम इसको रीअरेंज कर दें तो इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन ऑर्गेनिक फेज इज इक्वल टू के डी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन एक्वस फेस। मीन्स ये इसी को हमने क्या किया है, रीअरेंज कर दिया ना। तो देखिए आप के ये हमारे पास है, ये इसी को हमने रीअरेंज करके तो क्या ले लिया कि ये जो कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड ऑर्गेनिक फेज है ये हमने इधर लिख लिया। ठीक है, और इक्वल टू क्या है, के डी मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन एक्वस फेज। ओके, तो नेक्स्ट है कि पुटिंग दीज वैल्यूज इन डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो इक्वेशन। डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो इक्वेशन क्या है, गिवन अबव, जो कि हमने ऊपर देखी है कि डी डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो इज इक्वल टू के डी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड एक्वस फेज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड जो कि अनडिसोसिएटेड है इन एक्वस फेज प्लस के ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड डिवाइड बाई कंसंट्रेशन हाइड्रो आइन इन एक्वस फेज। और इसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं कि ये जो के डी इंटू कंसंट्रेटेड बेंजोइक एसिड एक्वस है, के डी इंटू कंसंट्रेटेड बेंजोइक एसिड एक्वस, ये किसके इक्वल है, ये कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के इक्वल है। इससे हमने इसको रिप्लेस कर दिया, तो रीअरेंज करने पे हमारे पास ये इक्वेशन बन गई कि डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस के ए डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एच आइन इन एक्वस फेज। तो ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास बन गई है डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो की। अगर आप वापस चले देखें, ये थी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो की जो इक्वेशन थी। इसी इक्वेशन को मैंने आगे जो है वो क्या किया है, रीराइट किया है। ये देखिए, ये वाली वैल्यूज पुट की हैं हमने वहां पे, तो वैल्यूज पुट करने पे हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। अब आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर इसमें कोई इश्यू हो तो वो आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा, वो मैं आपको इंशाल्लाह बाद में बता दूंगा अगर कोई इसमें इश्यू आप लोगों को फील हो तो। माल होगा नहीं इंशाल्लाह, आप जस्ट वैल्यूज पुट करनी है तो ये आप लोगों के पास इक्वेशन आ जाएगी ना।
कंक्लूजन क्या है? अब हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं कि ये जो फाइनल इक्वेशन हमने निकाली है डिस्ट्रीब्यूशन रेशो की, ये हमें क्या बता रही है? ये हमें बताती है, एक मिनट जी, दिस इक्वेशन shows that when hydrogen concentration in aqueous phase is more greater than that of the Ka value, यानी बेंजोइक एसिड की जो Ka वैल्यू है, अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन उससे ज्यादा होगी है, तो D इज नियरली इक्वल टू KD। मींस दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। अगर मैं वापस पिछले पेज पे चलूं तो ये देखें, अगर यहां पे हम देखें कि Ka वैल्यू और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, तो मैंने क्या कंडीशन वहां पे लगाई है? इफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज मच मच मोर देन दैट ऑफ द Ka, तो ये क्या हो जाएगी? फ्रैक्शन चली जाएगी ना, फ्रैक्शन चली जाएगी। मींस ये डिनोमिनेटर में ओवरऑल क्या आएगा? ये वन ही रहेगा, तो डी विल बी इक्वल टू के डी। तो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट के ऑलमोस्ट क्या रहेगी? इक्वल रहेगी ना। तो यही लिखा हुआ है कि डी इज नियरली इक्वल टू के डी, एंड इफ के डी इज लार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट अगर किसी कंपोनेंट का लार्ज है, लाइक दैट ऑफ बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड विल बी एक्सट्रैक्टेड इन ऑर्गेनिक लेयर। तो बस ये बात आपने, ये हमारी कंक्लूजन आ गई कि अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, के ए से वेरी वेरी लार्ज होगी, तो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो और डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट ऑलमोस्ट क्या है? इक्वल है। और इक्वल से मुराद, अगर के डी लार्ज है तो डी भी लार्ज होगा। तो के डी इज लार्ज, देन बेंजोइक एसिड विल बी एक्सट्रैक्टेड इन ऑर्गेनिक लेयर। और डी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ऑर्गेनिक लेयर की कंसंट्रेशन के ना। सो ऑर्गेनिक लेयर की कंसंट्रेशन में क्या होगी? उसकी वैल्यू जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। सो डी इज मैक्सिमम अंडर दीज कंडीशंस। एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट साइड में चले जाए, ऑन द अदर हैंड, इफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वस फेज इज फार फार लेस देन दैट ऑफ द के, फिर क्या हो जाएगा? फिर डी की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। कितनी रिड्यूस होगी? ये अब वापस चलते हैं उसी पेज के ऊपर, ये देखें, अगर हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन फार फार लेस है, मीन डिनोमिनेटर स्मॉल होगा, तो फैक्टर क्या हो जाता है? लार्ज हो जाता है ना। बच्चों आवाज आ रही है? ओके। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अगर स्मॉल है, तो मींस डिनोमिनेटर स्मॉल है। जब डिनोमिनेटर स्मॉल होता है तो फैक्टर क्या होता है? वो लार्ज होता है। तो ये क्या हो जाएगा? के डी कितना कम हो जाएगा? इतना जितना 1 + Ka ओवर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है कि डी रिड्यूसेस टू के डी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन इन एक्वस फेज डिवाइड बाई के ए, विच विल बी स्मॉल, एंड बेंजोइक एसिड विल बी एक्सट्रैक्टेड इन एक्वस लेयर। तो ये कंक्लूजन हमारी आ गई कि भाई अगर कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की ज्यादा है, तो मींस एसिडिक मीडियम है। दूसरे लफ्जों में क्या होगा? एसिडिक मीडियम। जब एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में बेंजोइक एसिड जो वो आयनाइज नहीं होगा। जब आयनाइज नहीं होगा तो किधर चला जाएगा? वो ऑर्गेनिक लेयर के अंदर चला जाएगा। और अगर एच आयन की कंसंट्रेशन जो है वो फार फार लेस है, मीन बेसिक मीडियम है, चला गया है, तो फिर क्या रहेगा? फिर वो एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, ऑर्गेनिक लेयर में नहीं जाएगा, क्योंकि फिर वो अ, उसमें एक्वस लेयर के अंदर ही रहेगा। विल बी एक्सट्रैक्टेड इन एक्वस लेयर। ये मैंने एंड पे लिख दिया है। दैट इज इन अल्कलाइन सोल्यूशन द बेंजोइक एसिड इज आयोनाइज्ड and cannot be extracted, while in acidic solution it is largely undissociated। तो एसिडिक मीडियम में ये क्या होगा? अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा, इसलिए वो ऑर्गेनिक लेयर में चला जाएगा। और बेसिक मीडियम में वो आयनाइज हो जाएगा, लिहाजा वो एक्वस लेयर में चला जाएगा। तो अब इस चीज का एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? तो एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी क्या है कि बोथ इक्वेशंस जो हमने पढ़ी हैं, के डी की और डी की, मीन डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट की और डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो की, वो प्रिडिक्ट कर रही हैं कि एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी विल बी
independent of the original concentration. Both equations, KD, distribution coefficient, and distribution ratio, predicts that extraction efficiency will be independent of the original concentration of the solute, which is the attractive feature of the solvent extraction. और ये इसका मेन फीचर है कि ये solute के concentration के ऊपर डिपेंड नहीं करता ना. It is applicable to tracer level and macro level alike, a condition that applies as long as means solubility of solute in one of the phases may not exceed. कि ये कंडीशन उस वक्त तक एप्लीकेबल है जब तक कि किसी एक फेज में कंपोनेंट की या सोल्यूट की जो सोलबिलिटी है वो वेरी नहीं कर जाती, या जब तक हम कहते हैं कि साइड रिएक्शन नहीं होता. साइड रिएक्शन से मुराद डायमराइजेशन है. तो सोलबिलिटी अगर वेरी नहीं करती, डायमराइजेशन अगर नहीं होती, तो फिर ये एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी. और ये ट्रेसर लेवल के ऊपर और मैक्रो लेवल के ऊपर इक्वली जो है ना वो वैल्यूएबल और एप्लीकेबल है. इफेक्ट ऑफ हाइड्रोआयन कंसंट्रेशन, दोबारा से मैंने थोड़ा सा इसको क्लियर किया कि हाइड्रोआयन की कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा. पिछले पेज के ऊपर भी हम देख के आए हैं. इफ हाइड्रोआयन कंसंट्रेशन चेंजेस, और हाइड्रोआयन की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, तो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो जो है ना डी विल ऑल्सो चेंज, यानी एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी चेंज हो जाएगी. हाइड्रोआयन की कंसंट्रेशन चेंज होने से एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी चेंज हो जाएगी. इन द अबव एग्जांपल जो कि हमने बेंजोइक एसिड की शेयर की है, हाइड्रोआयन कंसंट्रेशन विल इंक्रीज undissociated benzoic acid. HBZ stands for undissociated benzoic acid, unless an acid base buffer is added to maintain hydroion concentration constant. तो कहता है कि अगर हाइड्रोआयन की कंसंट्रेशन जो है वो वेरी करे, इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, दोनों सूरतों में क्या होगा, हमारे पास जो एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, वेरी करेगी, चेंज हो जाएगी. और उस वक्त तक वो चेंज होती रहेगी जब तक हम उसमें कोई एसिड बेस बफर ऐड नहीं कर सकते. तो आप लोग जानते ही हैं बफर का जो है वो रोल क्या होता है, टू मेंटेन द पीएच. तो इसका मतलब ये हुआ कि पीएच का कांस्टेंट रहना या नियरली इक्वली कांस्टेंट रहना जो है वो कंपैरेटिवली बहुत इंपॉर्टेंट है इस सारे प्रोसेस के अंदर. इन केस ऑफ डाइमराइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, द टर्म concentration benzoic acid organic has been ignored in the final equation. अब आपने देखा कि जब हम वैल्यूज पुट करते हैं के डी की और के ए की वैल्यूज जब हम पुट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो वाले इक्वेशन के अंदर, तो ये जो कंसंट्रेशन है बेंजोइक एसिड की ऑर्गेनिक फेज के अंदर, ये वहां पे क्या हो जाती है, इग्नोर हो जाती है. इग्नोर हो जाने की वजह से जो है कहते हैं कि इसकी डायमराइजेशन का एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, बल्कि डायमराइजेशन होगी तो वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक फेज के अंदर जो वो ट्रांसफर होगा सोल्यूट, और उसकी एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी वो कंपैरेटिवली बेटर होगी. जी. फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो. अब तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो. अब आप लोगों को देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट को आप लोगों ने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है. नियरली इक्वल टर्म्स हैं, बट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो कंपैरेटिवली कहते हैं कि ओवरऑल सल्यूट की कंसंट्रेशंस को डील करता है, चाहे वो आयनस फॉर्म है चाहे वो अनआयनस फॉर्म है. सो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट की निस्बत कंपैरेटिवली बेटर एफिशिएंसी जो है वो एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी शो करवाने के लिए इंपॉर्टेंट है. तो फैक्टर्स में मेन वही पीएच आ गया कि पीएच कंट्रोल आयनाइजेशन ऑफ द सॉल्यूट. न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एक्सट्रैक्ट इजीली, मोलेकुलर फॉर्म आसानी से एक्सट्रैक्ट हो जाती है बिकॉज हम चूंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज कर रहे होते हैं, तो आसानी से उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं. आयनिक स्पीशीज रिमेन इन एक्वस फेज फॉर वीक एसिड्स. अगर वीक एसिड्स है तो लो पीएच जो है मीन एसिडिक रेंज में चले जाना. बात फिर वहीं पे आ गई. लो पीएच स्टैंड्स फॉर, अब देखिए पीएच 1 है और पीएच 6 है, तो कौन सा मोर एसिडिक होगा, जिसकी पीएच 1 है. तो मोर एसिडिक द सॉल्यूशन, मोर न्यूट्रल स्पीशीज एंड हायर वे द डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो और एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी. नंबर 2 कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. Metal ions may form neutral complexes with ligands. For example, metal plus ligand goes to metal complex. ऑर्गेनिक सॉल्युबल है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर. सो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से भी ये एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी इंक्रीज होती है. सो दिस इंक्रीज एक्सट्रैक्शन
एंड रेजेस द डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो। ठीक हो गया। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ये भी क्या करेगा, मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किस तरह से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो को या एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी को कंपैरेटिवली इंक्रीज करेगा ना। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट है, द सॉल्वेंट मस्ट डिसॉल्व द सोल्यूट, बी मिसिबल विद वाटर, ये वही है जो हमने पहले पढ़ लिया हुआ है। हैव गुड सिलेक्टिविटी, एग्जांपल्स ऑफ सॉल्वेंट्स क्लोरोफॉर्म है, ईथर है, बेंजीन है, एटसेट्रा। टेम्परेचर का इफेक्ट जो है, टेम्परेचर जो है सॉल्बिलिटी को अफेक्ट करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को अफेक्ट करता है, दस इट चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो और एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी। आयनिक स्ट्रेंथ, presence of salts may suppress ionization, change activity coefficients, this can alter the distribution ratio। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो को क्या करेगा, alter कर देगा, चेंज कर देगा। So finally, the relationship between distribution ratio and extraction efficiency, वो जो हम पीछे पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो भी पढ़ रहे हैं, एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी भी पढ़ रहे हैं, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। सो फ्रैक्शन एक्सट्रैक्टेड कैपिटल ई है इन वन एक्सट्रैक्शन इज इक्वल टू डी डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो वी ऑर्गेनिक वॉल्यूम ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डिवाइड बाय डी डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो वी ऑर्गेनिक वॉल्यूम ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्लस वी एक्वस वॉल्यूम ऑफ द एक्वस सॉल्वेंट। तो यहां पे मेंशन किया गया है वी ऑर्गेनिक वॉल्यूम ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वी एक्वस वॉल्यूम ऑफ द एक्वस फेज, a higher D results in greater extraction efficiency। तो अगेन E एंड D क्या है आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो जितना डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो ज्यादा होगा उतनी एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी कंपैरेटिवली क्या होगी, ज्यादा होगी। इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो इज इंपॉर्टेंट फॉर डिजाइनिंग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस, determining extraction efficiency, calculating number of extraction stages, separation of metal ions, pharmaceutical and biochemical separations। ये इन तमाम प्रोसेसेस के डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो जो है वो कंपैरेटिवली अच्छी एक्सट्रैक्शन जो है वो परफॉर्मेंस के लिए हमें रिजल्ट्स देता है। एप्लीकेशंस, एनालिटिकल केमिस्ट्री, वही हाइड्रोमेटलर्जी है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इन्वायरमेंटल एनालिसिस है, जो कि हमने पीछे भी पढ़े हैं। सो ये इसके जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो और एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से जो है वो स्टडी कर लेना है। इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है वो शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह फिर थर्सडे को मिलेंगे। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।